हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, जिसके अंतर्गत हमने SN1 SN2 के एग्जाम्पल को कर लिया था। आज हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हमने बोला था कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो मेजर क्या करते हैं, 3 टाइप्स रिएक्शन देती है। फर्स्ट हमने बोला था कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें हमने 2 पढ़े थे, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही भी 2 तरह का होता है, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। थर्ड हमने पढ़ना है, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ठीक। तो ज़्यादा 2 लेक्चर इसमें होंगे, एक लेक्चर इसका और इसके बाद 2-3 लेक्चर और होंगे हेलो एरीन के, है ना। तो हेडिंग लगाइए, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया। तो पहले हिंदी में लिख लो, निराकरण, या बोलते हैं दोनों के ऑब्लिक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में C कार्बन की 3 वैलेंसियाँ, है ना। इस पे कोई ग्रुप X लगा हुआ है, इस पे कोई ग्रुप Y लगा हुआ है, ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, इससे क्या होगा, किसी रीजेंट की उपस्थिति में, रीजेंट को क्या बोलते हैं आप, अभिकर्मक। ठीक है, रिएजेंट। ठीक है, किसी रिएजेंट की उपस्थिति में X और Y दोनों ग्रुप क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो क्या निकल गया, XY। ठीक है, अब क्या बचा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन 1 2 1 2, कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो इसके पास एक ही चारा है कि ये क्या कर ले, डबल बॉन्ड बना ले। तो क्या मिला आपको, एल्कीन बना। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रीजेंट के प्रभाव से क्या होता है, कोई ग्रुप निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या हुआ कि अगर किसी बड़े, ठीक है, किसी बड़े क्या किससे, कंपाउंड से, ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम और ग्रुप, ठीक है, आर रिमूव या एलिमिनेट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी बड़े यौगिक से छोटे परमाणु या समूह
का अभिकर्मक की उपस्थिति में निकल जाना क्या कहलाता है? निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रीजेंट के अपने आप तो नहीं निकलेंगे, अरे एक्स और वाई अपने आप निकल सकते हैं, इससे कोई लगे हुए हैं कार्बन से, अपने आप तो नहीं निकलेंगे। रीजेंट के प्रभाव से किसी बड़े एटम से छोटे परमाणु या समूह का निकल जाना क्या कहलाता है? निराकरण अभिक्रिया कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात हम देखें तो यहाँ देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? संतृप्त। एलिमिनेशन रिएक्शन में संतृप्त से क्या मिल रहा है हमको? असंतृप्त मिल रहा है। संतृप्त क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड। और यहाँ हमको क्या मिल रहा है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं हिंदी में? असंतृप्त कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी एलिमिनेशन की बात हो एल्कीन बनता है। ठीक है, एल्कीन बनेगा, इसका मतलब अनसैचुरेटेड में क्या मिल रहा हमको? एल्कीन। ठीक है, यहाँ क्या प्रोडक्ट मिल रहा हमको? एल्कीन। ठीक है, पता है ना एल्कीन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं ना, तो डबल बॉन्ड वाले। तीसरी बात एलिमिनेशन रिएक्शन में कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, एक किस्म से देखो यहाँ से कोई ग्रुप निकले तो हमको एल्कीन मिले, पर अगर थोड़ा आप जस्ट इसके अपोजिट देखो, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ तो यही हो रहा है कि इसमें एक्स और वाई ऐड करके ये बन रहे हैं। अरे डबल बॉन्ड खुल गया, एक जगह एक्स लग गया, एक जगह वाई लग गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया का व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम, ठीक है, जस्ट अपोजिट देखो। अगर देखो एडिशन रिएक्शन तो हो रही है, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन का व्युत्क्रम होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, चौथी बात आती है बच्चों कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है कौन से टेम्परेचर पे होगी? तो देखो यहाँ कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड थे? दो सिग्मा बॉन्ड तोड़े आपने, तब जाके क्या बना? यहाँ कितने सिग्मा बने? अच्छा, एक सिग्मा तो यहाँ बना, तो बने कितना? एक तो यहाँ सिग्मा बना और एक क्या बना? पाई बॉन्ड बना कि नहीं बना? ठीक, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, 11 बनते पढ़े हैं आप। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड। और यहाँ कितने सिग्मा? 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा और यहाँ क्या बना? एक सिग्मा बना, एक पाई बना। अगर 2 सिग्मा बनते तो हम मानते भाई एनर्जी ज़्यादा रिलीज, यहाँ एक ही सिग्मा बना तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ निकली होगी। ये वीक बना तो कम एनर्जी निकली। यहाँ 2 सिग्मा अपन तोड़े होंगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी इनको तोड़ने के लिए। इसका मतलब कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है एलिमिनेशन निराकरण अभिक्रिया, ये कैसे होती है? एंडोथर्मिक जानते हो? ऊष्मा शोषी, दिखाई पड़ रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और तो आपको पता है कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है वो क्या होती हैं? उच्च ताप पर फिजिबल होती हैं, उच्च ताप पर, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं उच्च ताप पर, मोर देन 50 डिग्री से अबव ही होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पे होती हैं। तो देखो जो SN1 था न्यूक्लियर फिशन, वो लो टेम्परेचर पे होता था SN1, है ना, और SN2 भी लो टेम्परेचर पे होता है, लेकिन एलिमिनेशन क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इतनी बातें आपको, ये आपको पता चलेगा कि निराकरण में क्या होता है? किसी बड़े कंपाउंड से रीजेंट की उपस्थिति में कोई परमाणु या समूह का निकल जाना, ठीक है, क्या कहलाता है? एलिमिनेट हो जाना,
ठीक है, एलिमिनेट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमें यहाँ संतृप्त असंतृप्त प्रोडक्ट मिलता है। तीसरा हमने बोला एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया का व्युत्क्रम होता है। देखो अगर यहाँ से देखें तो व्युत्क्रम ही तो है, ठीक है। फॉरवर्ड में देखो तो एलिमिनेशन, रिवर्स डायरेक्शन में देखो तो क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि ये कैसी होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी होती है, और उष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है वो उच्च ताप पर होती है। ये हमने पढ़ा है 11 में, ली चैटलर का प्रिंसिपल हमको ये तो बोलता कि जो एक्जोथर्मिक होती हैं वो लो टेम्परेचर पे होती हैं, और जो इंडोथर्मिक होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर होती हैं, ठीक, एलिमिनेशन। अब बात करते हैं, ये पॉइंट में यहाँ से मिटा देता हूँ, नोट किया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करें। अगली बात कि जो ये एलिमिनेशन कितने तरह का होता है, एलिमिनेशन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं E1 E2 की, ये एलिमिनेशन कितने तरीके से हो सकता है कंपाउंड में। तो ये एलिमिनेशन 2 तरीका हो सकता है। हमने फर्स्ट होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और दूसरा होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा कौन सा है, देखो जो ये वाला एग्जांपल है, माना इससे एक्स लगा हुआ, ये अल्फा कार्बन है और ये उसके बगल वाला जस्ट क्या होता है, बीटा कार्बन, या हम बोले एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन से परमाणु या समूह का निकलना, निराकरण, एलिमिनेशन होना क्या कहलाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो अगल बगल के कार्बन से, अगल बगल के कार्बन से, ये कार्बन से क्या, परमाणु या समूह का निकलना या एलिमिनेट होना, निराकरण होना, ही क्या कहलाता है, अल्फा बीटा। ध्यान रखना अल्फा बीटा, जहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा होगा वो कार्बन अल्फा कार्बन, और जैसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, बता रखे हैं आपको अल्फा बीटा कार्बन, ठीक। उसके जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन, तो उसको बोलते हैं अल्फा बीटा। एक होता है अल्फा, को पढ़ना भी हमको यही है, ठीक है, यहाँ हमने यही पढ़ना। एक होता है अल्फा गामा, तो थोड़ा देख लो अल्फा गामा क्या होता है। सपोज दैट आप पे सी, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है एक्स, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है वाई। देखो यहाँ लगा हुआ है ये अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, और ये हो गया आपका गामा। अभी बीटा से नहीं निकला हाइड्रोजन, या जो भी हाइड्रोजन लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है ना। तो यहाँ से निकला एक्स, यहाँ से निकला वाई, तो क्या निकल गया, एक्स वाई। तो देखो अब क्या चाह रहे हैं, एक्स वाई तो निकल गया, अब क्या चाह रहे हैं इसका, अब इसका एक ही चाह रहा है कि ये सी आपस में बने। इसका मतलब अल्फा गामा एलिमिनेशन में क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये आपका अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है, आगे जाके आप इसको पढ़ो। तो इसमें साइक्लिक बनता है अल्फा गामा में, जबकि यहाँ क्या बनता है, एल्कीन बनता है डबल बॉन्ड में। अगल बगल कार्बन से क्या होता है, ग्रुप एलिमिनेट होता है, क्या मिलता है आपको, एल्कीन, ठीक है। तो हमने अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ना है, ठीक है, ओके, नोट किया, ओके। तो अब हेडिंग लगाइए अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो पता चल गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन से परमाणु या समूह का निराकरण हो, ठीक है। एडजेसेंट मतलब अगल बगल के कार्बन से, ठीक। तो फर्स्ट लगाइए आप अल्फा बीटा निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, है ना, कि आप कहीं बोलेंगे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। तो इंग्लिश सब लिख सकते हो, एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन 3 तरह का होता है, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है E1 एलिमिनेशन, सेकंड होता है बच्चों E2 एलिमिनेशन, और थर्ड होता है E1CV एलिमिनेशन, ठीक है। E1 का मतलब जैसे SN1 था, ठीक है। E1 क्या होता है, थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। ये C है, यहाँ कोई लगा हुआ है X, यहाँ लगा हुआ है H, कोई कंपाउंड है, अभी पूरा नहीं बनाया। अब तो बोलो कार्बन की बैलेंस 2 ही थोड़ा ना होती है, 4 होती है। मैंने बताया कि मतलब एक कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन,
ठीक है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। तो देखो ये E1 में क्या होता है, E1 में पहले निकलेगा X माइनस, X माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा CHCS। इसका मतलब क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। SN अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और फिर क्या निकलेगा, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे के H+ निकल जाएगा बाहर, दूसरे में क्या निकलेगा H+ और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एल्कीन। बना तो एल्कीन ही। तो ये हो गया आपके पास E1 एलिमिनेशन। E2 में क्या होता है, ये कोई कंपाउंड है, यहाँ लगा हुआ X, यहाँ लगा हुआ H। हमने सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ना है अगल बगल के कार्बन से। यहाँ क्या होगा, एक ही स्टेप में X माइनस बाहर निकलेगा और एक ही स्टेप में H+ बाहर निकलेगा, एक ही स्टेप में H+ बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार, यूनिमॉलिकुलर। 1 का मतलब यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे कंजुगेटेड बेस यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयुग्मी क्षार, ठीक है, एक आणविक, ठीक है, निराकरण अभिक्रिया, ठीक है। कंजुगेटेड बेस एसिड थ्योरी पढ़ रखी है। तो इसमें क्या होता है कंजुगेटेड बेस, कंपाउंड तो सेम रहेगा C से, यहाँ कोई ग्रुप है X, यहाँ कोई ग्रुप है H, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पहले निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, पहले निकलेगा H+, तो क्या बनेगा CCX रहेगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोएनाइन। उल्टा, यहाँ पहले X निकला था, यहाँ पहले H निकलेगा, बनेगा कार्बोएनाइन। और अगले स्टेप में क्या होगा, X माइनस निकलेगा बाहर, ठीक, और क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर उतर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बनेगा एल्कीन। इसको बोलते हैं E1 कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह के, मोस्टली हमने 2 ही तरह के पढ़ने हैं, E1 और E2। समझ में आया, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग लगाई अल्फा बीटा के अंदर क्या है, पता चल गया। एलिमिनेशन 2 तरह का होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और अल्फा गामा एलिमिनेशन। हमने पढ़ना है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब एडजेसेंट कार्बन से परमाणु या समूह निकले, निराकरण हो, उनका एलिमिनेशन हो, तो उसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन 3 तरह के होते हैं, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1CB एलिमिनेशन। ये हल्का सा मैंने तुम्हें बता दें कि क्या बनता है। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें नो कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोएनाइन बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट लगाओ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में लिख लो तो लिख लो एक आणविक निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं सिंबॉलिक, इसका है ई के ऊपर 1, E1 एलिमिनेशन, ठीक है। इनका क्या होता है, जैसे हमारा तो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ ऐसे है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसी तरह से जैसे हमने वहाँ SN1 को कवर किया था, इसी तरह से यहाँ भी एलिमिनेशन को करते हैं। एग्जांपल, ठीक है, कोई कंपाउंड है RCH, यहाँ लगा हुआ है X, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा फर्स्ट में, ठीक है। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जो रीजेंट, जो आप अभिकर्मक बोलते हो, ठीक है, अभिकर्मक, ठीक है, क्या बोलते हो आप, रिएजेंट, ठीक है, किसके, दुर्बल क्षार, जैसे CH3OH, ठीक है, C2H5OH, H2O, ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। रिजेंट क्या हो गया, वीक बेस होगा, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से निकलेगा X माइनस, तो निकल गया X माइनस बाहर,
तो क्या बना RCH3 और क्या बनेगा कार्बोकेटाइन। अब देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, अब ये भी कार्बन है भाई, ये भी कार्बन है। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन जुड़ा हो क्या होता है 2 डिग्री। पर अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी हो 2 डिग्री से भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की तो क्या हो सकता है रीअरेंजमेंट। ठीक है। पुनर्विन्यास है ना, पुनर्विन्यास हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं हो गया स्टेबल है, इससे स्टेबल क्या बनेगा यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, पर अगर कहीं लगे कि 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री बन सकता है, या सपोज दैट 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री बन सकता है ना, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये छोड़ा है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन आएगा RCH पॉजिटिव CH2 और H माइनस लिख दिया। ठीक है, ये CH3 मैंने इस तरह से लिख दिया। अब कौन आएगा, अब आएगा आपके पास वीक बेस मतलब CH3OH और यहाँ लगा देते हैं डेल। ये क्या करेगा, इस H का बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा माइनस। ठीक है, ये उसको क्या करेगा, अब ये तो नहीं लेगा, मैं माइनस दिखाऊंगा, ये इसका H को खींच लेगा। ठीक है, ये इसकी H को खींच लेगा। तो मैं चल दिखा देता हूँ कि क्या निकला, H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस बाहर निकल गया और यहाँ क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया आपके पास एल्कीन। अगर नाम बोलना चाहते हो 1 2 3 तो क्या बोलोगे प्रोपीन, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है प्रोपीन। अच्छा, ये बन सकता है। अब डेल्टा क्यों लगाया, ठीक है, अगर डेल्टा नहीं लगाता तो ये CH3OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करता और यहाँ प्रोडक्ट बनता इसके बजाय RCHOCH3 और ACH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता ये भी है रिएक्शन में, एलिमिनेशन में ये भी बनता है। ठीक है, पर देखो ये तब बनता है, यहाँ टेम्परेचर मैंने बोला एलिमिनेशन कैसी है इंडोथर्मिक, और ये कैसी होती है SN1। अरे न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है SN1 क्या होती है एक्जोथर्मिक। अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो ये बनेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये बनेगा। ठीक है, एलिमिनेशन में दोनों बनते हैं। ठीक है, तो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एलिमिनेशन के। तो यहाँ पता चल गया आपको क्या बनना है कार्बोकेटाइन। अब कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा, जब हम SN1 पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्या बन रहा था कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन के बाद वीक बेस आता है, वीक बेस बीटा, ये बीटा कार्बन हुआ ना, या हम बोले यहाँ पे क्या हुआ बीटा एलिमिनेशन हुआ, बीटा एलिमिनेशन हुआ, बीटा कार्बन से निकला। अरे भाई ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, चाहे ये मान लो बीटा कार्बन, बनना तो सेम ही। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। तो अब लिख दो E1 की विशेषता, है ना, E1 की विशेषता। बेस कैसे होनी चाहिए यहाँ पे वीक बेस। अब सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट जो E1 की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, हेडिंग आपने लगा दी होगी E1 की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, विशेषताएं। फर्स्ट E1 एलिमिनेशन में क्या बनता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, का क्या होता है फॉर्मेशन। E1 एलिमिनेशन में क्या बनता है कार्बोकेटाइन, जैसे SN1 में बनता है। ठीक, और यही इसका RDS होता है। ठीक है, और यही इसका स्लो स्टेप भी होता है, RDS भी होता है और स्लो भी होता है। धीमा पद में धीमे जो स्टेप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं अभिक्रिया की दर का निर्धारण। RDS का मतलब इसमें रखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाला पद। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो मैंने बोला रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है।
क्योंकि रीअरेंजमेंट से और स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन बनने की चांसेस हैं तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि E1 एलिमिनेशन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, दूसरी बात इसका जो यही इसका RDS है फर्स्ट पद और स्लो पद भी यही है, तो यही अभिक्रिया के दर का निर्धारण का पद भी। दूसरी बात कि ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन के पास दो रास्ते हैं, है ना। दो रास्ते कौन से भाई, ऊपर वाला मिटा दो। इस कार्बोकेटाइन के पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन से, एक स्कूल जाने का, एक स्कूल से घर आने का। ऐसा नहीं, यहाँ पे जब एक कार्बोकेटाइन बना इसके पास दो रास्ते हैं। ये तो ये क्या करें, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करें, ठीक, और न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, SN1 रिएक्शन दे, या फिर ये वीक बेस और क्या, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री से ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर पे क्या करें, E1 एलिमिनेशन दे। ठीक है, मतलब जो कार्बोकेटाइन बन गया उसके पास दो रास्ते हैं। अब देखो मैंने बोला दोनों बनते हैं एलिमिनेशन में। अगर आप टेम्परेचर लोगे हाई तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा E1 का, वीक बेस है, ये भी तो वीक ही बेस है मिथिलेट। होगा क्या कि जब अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो टेम्परेचर कम रखने पे मतलब लेस देन 20 डिग्री, से कम। ठीक है, अगर 20 डिग्री से कम टेम्परेचर रखोगे तो होगा क्या, हमको पता है कि लो टेम्परेचर पे कौन सी होती है, SN1। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी तो है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस बन जाएगा और अटैक कर लेगा कार्बोकेटाइन पे, SN1 फॉलो हो जाएगी और ज़्यादा प्रोडक्ट भी यही बनेगा। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो ज़्यादा चांस इसके बनने के हैं, बनेगा तो ये भी, पर एक कम बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है उस कार्बोकेटाइन पर दो रास्ते हैं, या वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करे, रिएक्ट करे, SN1 रिएक्शन प्रदर्शित करे अगर टेम्परेचर बहुत लो है, या फिर क्या करे जो वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है, या वो E1 रिएक्शन फॉलो करे। समझ में आया। ठीक है, कार्बोकेटाइन पास दो रास्ते हैं, मैंने बोला दोनों बनते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, या एल्किन बनाएगा या 2-मिथॉक्सी प्रोपेन बनाएगा। ठीक है, दो रास्ते। तीसरा पॉइंट, इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, एक अणु क्यों बोलते हैं, इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाले पद में कौन सा, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, जो आपने ये लिया है। अरे कहीं बेस बूस का है, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटाइन बन रहा है और यही इसका स्लो स्टेप है। मैंने बोला ये क्या है, इसका स्लो स्टेप, और यही इसका RDS। अगर मैं रेट लिखना चाहूँ इस इक्वेशन का, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCH X CH3 इसका रेट। ठीक है, बेस कितना लिया आपने, है ना, इसकी सांद्रता को घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पे, जैसा SN1 रिएक्शन सेम वही पॉइंट है लगभग, है ना। ठीक, क्योंकि हाँ अगर आप इसकी सांद्रता को चेंज करोगे तो रेट दोगुना हो जाएगा भाई, इसकी सांद्रता दोगुना करोगे तो 2 गुना 4 गुना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आप बेस की सांद्रता को क्या करोगे, डबल करो ट्रिपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट, इसलिए इसको बोला यूनिमॉलिक्यूलर। या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है, और एक ही मॉलिक्यूल है, इसका ऑर्डर कैसा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है RDS में। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे SN1 को बोलते थे यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, तीसरी बात, यहाँ पे E1 एलिमिनेशन में वीक बेस क्यों लेते हैं, वीक बेस क्यों लेते हैं। ठीक है,
तो देखो अगर हम वीक बेस नहीं लेते, क्या करते, स्ट्रॉन्ग बेस लेते। यदि हम क्या करते स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो क्या होता, वो इंतज़ार नहीं करता इसके निकलने का, कार्बोकेटायन बनने का। ठीक है, वो डायरेक्ट अटैक मार देता कार्बन पे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट अटैक मार देता तो ना कार्बोकेटायन भी नहीं बनता। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन फॉलो हो जाती, E2 या हम बोलते SN2। ठीक है, तो इस वीक बेस से लेते हैं क्योंकि जो वीक बेस है वो आराम से पहले इसको निकलने देता है, कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद अटैक करता है, तो इसलिए हम वीक बेस लेते हैं। ठीक है, यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो वह, ठीक है, कार्बोकेटायन बनने का वेट नहीं करता। ठीक है, इंतजार नहीं करता उसको बनने का, अटैक मार देता तुरंत। इसलिए हम यहाँ पे वीक बेस लेते हैं। समझ में आया कि वीक बेस क्यों लेते हैं, दुर्बल क्षार क्यों लेते हैं? दुर्बल क्षार इसलिए लेते हैं ताकि समय मिल जाए इसको निकलने का, कार्बोकेटायन बन जाए, तब जाके आराम से अटैक करेंगे। ठीक है, अगर प्रबल लेते तो इंतजार नहीं करता, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो इसलिए हम वीक बेस यूज़ करते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए सर। 5 पॉइंट है कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन से लेते हैं हम? विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट, विलायक कौन सा लेते हैं? तो यहाँ पे विलायक हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि हमारा इस रिएक्शन में क्या है, CH3OH मेथिल अल्कोहल, जो बेस भी है C2H5OH और H2। ठीक है, ये बेस भी है और सॉल्वेंट भी, दोनों का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, विलायक भी यही है और बेस भी वही है। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक क्या करता, ये कार्बन और X के बीच का बॉन्ड को वीक करता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर का मतलब क्या होता है, जो कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बना है, X का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से भी है, क्लोरीन से भी है और OH से भी है। ठीक है, मैंने 11th में भी बताया है ये चीज़। अल्कोहल भी देते हैं, हैलाइड भी देते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पोलर का काम है, अगर ये सॉल्वेंट आपका पोलर है तो इसके बीच का जो इनका डाइलेक्ट्रिक स्थिति अच्छा है, ये क्या करेगा, इनके बीच में जो विद्युत आकर्षण बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको क्या करेगा, दुर्बल करेगा। तो यही तो ये चाहता है कि दुर्बल हो जाए और ये टूट जाए। ठीक है, प्रोटिक होने से क्या होगा, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन H+, इसके पास H+ भी है। ये क्या करेगा, जो ये X- बाहर निकलेगा, ये X- जो बाहर निकलेगा, तो भाई इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये कहीं बाहर, तो ऐसा नहीं कि उड़ के चले गया उससे, बीकर से बाहर, ये वहीं तो घूम रहा होगा। तो अरे भाई माइनस है, माइनस का प्लस का प्रति थोड़ा बहुत लगाओ तो हो गई। ठीक, तो कहीं पता चल रहा हमें तो ये इसकी जगह क्या पड़ता है, फिर दोबारा वही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये प्रोटिक क्या करता है, प्रोटॉन क्या करता है, अब जैसे वाटर है, ये एथिल अल्कोहल है, ये H+ क्या करते हैं, इस X- को घेर देते हैं। अब ये इसको घेर लेंगे, उतनी देर में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको घेर लिया, कार्बोकेटायन बन गया, उतनी देर में बेस क्या कर लेगा, यहाँ से H खींच लेगा और वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में उतनी देर में वहाँ से ये तो घेर गया, ये तो अटैक नहीं कर सकता दोबारा। तब क्या होगा, जो बेस होगा, अब बेस के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, अरे इसके H+ ने कुछ घेरा, अब ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कुछ क्या करेगा, वहाँ से H को खींच लेगा और एल्कीन बना देगा, या फिर SN1 ये भी बनेगा। तो ये क्या करेगा, अगर ये प्रोटिक है, ये इसको X को घेरे रखेगा और CH3O- जाके अटैक मार देगा कार्बोकेटायन पे। ठीक है, तो ये हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, सेम वही पॉइंट है, अगर आपने SN1 SN2 मैग्नीशियम देखे तो उसको एक बार देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब अगर स्टीरियो की बात करें, यहाँ भी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अरे भाई यहाँ तो अटैक न्यूक्लियोफाइल का नहीं हो रहा, सेम प्रोडक्ट है, जैसा रहेगा वैसा रहेगा, व्युत्क्रम थोड़ा होगा। यहाँ तो एल्कीन बन रहा है, तो यहाँ पे स्टीरियो में कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। ठीक है, हाँ, पर न्यूक्लियोफिलिक में फर्क पड़ेगा।
यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं बनेंगे? एक इनवर्जन, एक रिटेंशन। अगर जो SN1 का प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या बनेगा? इनवर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा। लेकिन यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ तो एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे लेते हैं। समझ में आया? इतनी सारी बातें हैं जो आपने विशेषताएं लिखनी है एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब आगे एग्जाम्पल करते हैं। मैकेनिज्म समझ में आई क्या होती है? फर्स्ट स्टेप में अल्फा से ग्रुप निकलता है, ठीक है। स्लो स्टेप होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अगर कार्बोकेटाइन में लग रहा है चांस बनने का कि रीअरेंजमेंट होके हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट होके क्या बन सकता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो रीअरेंजमेंट जरूर करें। हालांकि अभिक्रिया की दर के निर्धारण पर RDS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेटाइन वीक बेस से, ठीक है, प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में क्या करेगा? एल्कीन बनाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर टेम्परेचर कम है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, SN और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं उसकी, मिटा दें, ओके। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखें, उस एग्जाम्पल को वही इम्पोर्टेंट ज़्यादा भी है बोल्ड के लिए। ये सब हम 11th का ही पढ़ रहे हैं एक किस्म से, है ना। 12th में भी है, लेकिन हम अभी तो हम जो 11th में पढ़ा था वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं दोबारा, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। RCH BrCH3। अगर मैं बोलूँ CH3OH, टेम्परेचर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ठीक है, यहाँ से निकलेगा अल्फा से निकलेगा Br, यहाँ से निकलेगा H, तो क्या निकल जाएगा? H और Br बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म पूछा था, पूछ लो भाई, है ना। बोलोगे मैकेनिज्म नहीं बताया। फर्स्ट में क्या होगा? Br निकलेगा, तो क्या बनेगा? RCH पॉजिटिव CH2H निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर आएगा CH3OH वीक बेस एंड टेम्परेचर, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, H+ बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट सेम। ये मैकेनिज्म है, कोई सोचने की बात ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ये सेकेंडरी है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इससे स्टेबल तो यहाँ बन नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें उसमें एक पॉइंट और डाल दो विशेषता में, क्या था? छठा सातवां पॉइंट, ठीक। E1 का रेट, मतलब रेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो कैसे। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा बहुत ज़्यादा रेट होगा, 2 डिग्री बनेगा कम, 1 डिग्री बनेगा तो और कम। यही रेट है जो SN1 का था, 3 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बना, 3 डिग्री बहुत स्टेबल होगा, तो E1 का रेट भी क्या होगा? फास्ट, ठीक है। तो छूट गया था, हालांकि आपके दिमाग में पहले आ गया होगा, ठीक है। SN1 का रेट यही था। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना फास्ट क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पर छूट गया था, ठीक है। 3 डिग्री मतलब माना बात ऐसा है, CH3 Br CH3 यहाँ देखो भाई, यहाँ से निकलेगा Br, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कार्बोकेटाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है। CH3, ठीक है, यहाँ से निकलेगा प्लस, और ये क्या बनेगा? CH3। तो देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है भाई, बहुत स्टेबल है। 2 डिग्री होगा थोड़ा कम स्टेबल, 1 डिग्री होगा और कम स्टेबल। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज़्यादा फास्ट क्या होगा? E1 रिएक्शन होगा, ठीक है। ये बता रखिए दोबारा। अब आपको सोचना, 2 डिग्री बना के दिखाओ ना, CH2 CH3 Br, यहाँ से निकलेगा Br, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस देन स्टेबल, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। E1 का रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट, अगली रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इससे डायरेक्ट, है ना। CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है। तो यहाँ पे
फर्स्ट में क्या होगा, देखो ये अल्फा है, अब यहाँ बीटा 2, अगल बगल के दोनों क्या होंगे, बीटा। ठीक है, तो एलिमिनेशन दोनों जगह से होता है। तो हम सीधे मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा, Br माइनस बाहर निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, है ना। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3 क्या बना, कार्बोकेटायन। अच्छा, इसका नाम क्या है, 1 2 3 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यही तो होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। अब क्या होगा, अब देखो एलिमिनेशन होगा CH2H, या तो इस वाले बीटा से होगा या फिर इस वाले से होगा, इसका भी लिख देता हूँ ना, या इस वाले बीटा से होगा। तो दोनों से बना के 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, देखो फर्स्ट में यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बनेगा, CH3। 2 प्रोडक्ट बने, और एक्चुअल में 2 नहीं 3 बन रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ बेस लिखना तो भूल ही गए भाई, अरे ये लिखना जरूरी है भाई। और टेम्परेचर, अब 2 प्रोडक्ट तो ये इसके बन रहे हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन से 2 एल्किन बन रहे हैं, 1 ब्यूटीन, अरे ब्यूटीन 1 इन, ब्यूटीन 2 इन, नाम लिख लो ब्यूट। देखो 1 2 3 लिखना चाहो तो ब्यूट 1 पोजीशन लिख दो ना, हाइपन इन। यहाँ देखो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 हाइपन इन, 2 प्रोडक्ट बने। अब मैंने बोला 2 नहीं 3 बनते हैं, है ना, 3 प्रोडक्ट बनते हैं। अरे भाई ये एक तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा ना, अरे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा तो कार्बोकेटायन पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट OCH3, है ना। पर चलो छोड़ो उसको, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इन 2 में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, इन 2 में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए वैज्ञानिक आए सेडजफ। सेडजफ, ठीक है, सेडजफ रूल, सेडजफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सेडजफ रूल, सेडजफ रूल बताएगा कि कौन सा एल्केन ज़्यादा बनेगा कौन सा कम। तो सेडजफ ने क्या बोला कि व्हेन, जब क्या करता है, स्मॉलेस्ट बेस अटैक, जैसे कौन सा है, CH3OH बेस है ना, अटैक करता है, ठीक है, तो मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मेजर, वो होगा जो क्या होगा, जिसमें मोर क्या होंगे, मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड, ठीक है। मतलब जब क्या होता है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। मतलब सेडजफ रूल ये बोलता है कि जब, ठीक है, कोई छोटा बेस, ठीक है, क्षार, ठीक है, एलिमिनेशन निराकरण अभिक्रिया में क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, तो उससे प्राप्त एल्कीन, उससे 2 एल्कीन प्राप्त, उससे प्राप्त एल्कीन में वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, ठीक है, जिसके पास
मोर प्रतिस्थापी समूह हो या मोर स्टेबल हो, है ना, ज़्यादा स्थायी एल्कीन हो, या हम बोलें ज़्यादा क्या हो, उस पर क्राउडेड हो, त्रिविम बाधा ज़्यादा हो, है ना, तो उस एल्कीन को वो ज़्यादा मोर ज़्यादा बनेगी। मतलब ठीक है, सेट जरूर सिंपल सा है कि अगर कोई स्मॉलेस्ट बेस, छोटा बेस का अणु क्या करता है, अटैक करता है एलिमिनेशन अभिक्रिया में, तो जो एल्कीन प्राप्त होगा, ठीक है, उस एल्कीन में ज़्यादा मात्रा में वह एल्कीन बनेगा जिसके पास प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा होंगे। तो यहाँ देखो प्रतिस्थापी समूह किसके पास ज़्यादा है, इसके पास देखो ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन बना, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, बल्कि ग्रुप ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो। यहाँ देखो डबल बॉन्ड की ओर एक ही ओर तो बल्कि ग्रुप है, एक तरह नहीं, तो ये अनस्टेबल हो गया। समझे, सिंपल सा सेट रूल ये बोलता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में से छोड़ो, स्मॉल बेस भी छोड़ो, तुम इतना लिख दोगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन अभिक्रिया में, ठीक है, प्राप्त एल्कीन में वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा जिसके पास प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है, जिस एल्कीन के पास प्रतिस्थापी समूह अधिक हो, ठीक है, वो क्या बनेगा, मेजर। तो देखो यहाँ प्रतिस्थापन, या हम स्टेबिलिटी चक्कर में बताया ना, स्टेबिलिटी बहुत तरीके से चेक करते हैं बच्चों। देखो स्टेबिलिटी तरीके बहुत ज़्यादा चेक करने के, क्या सबसे पहले देखो एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है ना, कहीं इंडक्टिव इफेक्ट है उससे, ठीक। तो यहाँ सबसे हाइपर कंजुगेशन देख लो ना, डबल बॉन्ड के बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, तीनों तीन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं डबल बॉन्ड के बगल में, 2 ही तो हैं, इसको थोड़ा गिनेंगे, ये गिनेंगे ना। डबल बॉन्ड के बगल में कितने हैं, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन स्टेबल होगा, मोस्ट ये। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, और ये क्या बनेगा, माइनर। ये कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। और ये ज़्यादा, इस प्रोडक्ट को जो कम बनता है इसको बोलते हैं बच्चों हॉफमैन प्रोडक्ट। कभी पूछ देता है कि इस अभिक्रिया में हॉफमैन प्रोडक्ट कौन, जो कम बने वो हॉफमैन है, जो ज़्यादा बने ये कौन सा है, सेटजेफ। ठीक है, सेटजेफ कहीं ऐसा लिखा भी मिलेगा, है ना, किसी किताब पे ऐसा भी लिखा होगा सेटजेफ, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कम है। देखो इसमें प्रतिस्थापन एक ही तो इथाइल एक, इसमें कितने हैं, 2 है ना दोनों साइड, बल्कि है ज़्यादा क्राउडेड। इसमें भी ये स्टेबल की कहानी कुछ और है, ठीक है। ऊपर मिटा दूँ, ये रिएक्शन आपने लिख दी, यहाँ पे बीच में लिख दूँ, इसमें कौन सा स्टेबल है। देखो ये 2 तरह से बन सकता है, C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H, ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, और एक लिख सकता हूँ मैं C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ लिख दो CH3, यहाँ लिख दो H, यहाँ लिख दो H। ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। इनमें भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मोर बनेगा ट्रांस में। अरे भाई ये रिपल्सन नहीं करेंगे, सेम ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप दोनों एक ही साइड है, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ये क्या है एक दूसरे के। तो इसमें भी सेटजेफ प्रोजेक्ट में ट्रांस वाला ज़्यादा बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के हिसाब से, कभी बात है सेटजेफ रूल क्या है, तो आपने ऐसे एग्जाम्पल में समझाना, ठीक है, एग्जाम्पल देना है और तब लिखना है सेटजेफ रूल कि एलिमिनेशन रिएक्शन में, निराकरण अभिक्रिया में प्राप्त एल्कीन में वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा जिसके पास प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा होंगे, या आप बोलोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, डबल बॉन्ड वाले बगल में कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो जिसको अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, या प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं इनको, प्रतिस्थापी समूह जो ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यही सेटजेफ का रूल है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से करना है सेटजेफ रूल, ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस तरह से E1 एलिमिनेशन में हमने ख़त्म कर लिया सेटजेफ रूल। मैं एक आप पे वो देता हूँ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। CH3 C CH3
CH2 Br और CH3। ठीक है, CH3OH। क्या प्रोडक्ट बनेंगे आप इस रिएक्शन के बताओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रख, रीअरेंजमेंट तुम्हें बता रखा, पुनर्विन्यास भी होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन कार्बोकेटायन इससे स्टेबल यहाँ बनेगा, तो वहाँ बनेगा तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो आप इसको मेरे को बताएंगे। तो इस तरह से हमारा E1 एलिमिनेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।